हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा आपका अपने यूट्यूब चैनल दुरेना मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12th का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स अवयव। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले अपन समझते हैं इस टॉपिक का जो डेफिनेशन है वो कि अवयव या मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, नंबर्स को, संख्याओं को या अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखते हैं। स्तंभों के रूप में किस तरीके से एलिमेंट्स को या अवयवों को या संख्याओं को लिखा जाता है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास में कुछ नंबर लेके है। अगर मेरे को इनको व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि ये जो संख्याएं लिखी हुई है इस तरीके से मैं भी एक अरेंजमेंट लिख सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक पंक्ति के रूप में इन सबको लिख दिया। पंक्ति होती क्या है, सबसे पहले वो भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्षैतिज रेखाएं जो बनेगी, जैसे ये एक क्षैतिज रेखा बन गई तो ये एक तरीके से पंक्ति का काम कर रही है। जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो होंगी अपने पास में स्तंभ या कॉलम्स। जैसे कि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन, ये थर्ड वर्टिकल लाइन, ये फोर्थ वर्टिकल लाइन, ये फिफ्थ वर्टिकल लाइन है और ये सिक्स वर्टिकल लाइन है। तो ये 6 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इस मैट्रिक्स में, इस अवयव में एक पंक्ति और कितने स्तंभ है, 6 स्तंभ है। अब अपन ने ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट तो लिख दिए, इनको एनक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए अपन कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। उनमें से मैं एक सिंबल अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये सिंबल अप्लाई किया। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल है जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को लिखने के बाद में, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखने के बाद में बंद करते हैं, एनक्लोज्ड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी अपने पास में अवयव है उनको पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। उनमें से एक व्यवस्था ये, जरूरी नहीं है कि अपन इन एलिमेंट्स को एक ही पंक्ति के अंदर लिखें, और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं इन जो 6 एलिमेंट थे उनको दो पंक्तियों के रूप में लिख सकता हूँ। जब 2 पंक्तियां लिख रहा हूँ तो स्तंभ कितने बन जाएंगे अपने आप ही, 3। अगर मैं 3 पंक्तियों के रूप में लिखूंगा तो कितने स्तंभ बन जाएंगे मेरे पास में, 2। अगर मैं इसको 6 पंक्तियों के रूप में लिखूंगा तो यहाँ पे स्तंभ बन जाएगा सिर्फ 1। कैसे, वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं 2 पंक्तियां बना रहा हूँ तो मीन्स 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बननी चाहिए। तो मैं एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, कैसे भी रैंडम ऑर्डर में लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 1 5 6। तो ये मैंने क्या किया, 2 पंक्तियां बनाई। ये जो 2 पंक्तियां बनाई है, 2 पंक्तियां बनाते स्तंभ कितने क्रिएट हो गए, कितने बन गए, यहाँ पे 3 स्तंभ बन गए। जैसे ही मैंने पंक्तियों और स्तंभों के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इनको एनक्लोज कर देते, बंद कर देते। बंद करने के लिए कुछ सिंबल्स और भी हैं जो यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिंबल ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा सिंबल है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा सिंबल जो यूज करते हैं अपन, ये सिंबल भी यूज करते हैं। तो अपन एनक्लोज करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो इनको एनक्लोज करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो एक तो ये करते हैं। सेकंड जो अभी सीखा, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। इनके अलावा मैट्रिक्स को एनक्लोज करने के लिए जो थर्ड सिंबल यूज किया जाता है वो कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर अपन 2 लाइंस के बीच के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इन्हीं को 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके अंदर यहाँ पे अपन ने डबल लाइंस ड्रॉ की है। एक इसी के सिमिलर एक सिंबल और यूज किया जाता है जो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो सिंबल है वो यूज किया जाता है सारणिक के लिए, डिटर्मिनेंट के लिए। जो डबल लाइंस वाला सिंबल है वो यूज किया जाता है अवयव या मैट्रिक्स के लिए, और ये सिंबल यूज किया जाता है डिटर्मिनेंट के लिए, सारणिक के लिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं अब आगे।
तो अपन ने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है। पंक्तियों और स्तंभों के रूप में अवयवों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। अवयवों को व्यवस्थित करने के बाद में उन अवयवों को एनक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं। वो सिंबल भी अपन ने देख लिए, छोटे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट और डबल लाइंस के बीच के अंदर अपन इन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसी मेथड को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें एलिमेंट्स को अपन अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स का जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मीन्स यहाँ से ये जो अरेंजमेंट है, इसका ऐसा नहीं बोल सकते इसका सोल्यूशन या इसका जो रिजल्ट होगा वो कोई एक नंबर मिलेगा। ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट का जो रिजल्ट होगा, इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में एक दूसरा अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा। इसका कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं होगा। जबकि जो अपन ने साइड में एक सिंबल देखा था डिटर्मिनेंट का, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को मिलेगा, जिसको अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बात करते हैं कि जो अपन ने ये मैट्रिक्स लिखा, इसको डिनोट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं। वो सिंबल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स। जैसे कि मेरे को अगर इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो उसको दिखाने के लिए जैसे मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ ए मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स ए है। तो दर्शाने के लिए अपन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, जनरली कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैपिटल लेटर ही यूज किए, बट जनरली अपन कौन से नोटेशन यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स। तो अपन ने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। इसको अगर मेरे को मान लो कि बी मैट्रिक्स से दिखाना हो, तो मैं इसको दिखा देता हूँ बी मैट्रिक्स। मान लो इसको मेरे को दिखाना हो सी मैट्रिक्स, तो इसको कैपिटल लेटर से दिखा दूंगा। तो अपन ने यहाँ तक 3 चीजें समझ ली कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। मींस मैट्रिक्स क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट जिसमें एलिमेंट्स को, अवयवों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो अपन ने देखा कि एलिमेंट्स को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने के बाद में एनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। बंद करने के लिए 3 टाइप के सिंबल अपन ने देखे, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। अपन जो सिंबल जनरली यूज करेंगे, आमतौर पे यूज करेंगे, वो होंगे ये दोनों वाले सिंबल। ये वाला सिंबल बहुत ही रेयरली अपनों को देखने को मिलेगा, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। स्पेशली एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स के अंदर यही 2 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा कि किसी मैट्रिक्स को दर्शाना हो, शो करना हो, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको यूज किया जाता है। आई होप ये सब चीजें आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ और चीजें मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अवयव के बारे में जानते हैं। अपन ने देखा कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनको पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसी के बेसिस पे अपन नया जो पैरामीटर है, जो नया आर्टिकल है वो पढ़ रहे हैं, वो है मैट्रिक्स का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला हेडिंग जो अपन पढ़ने वाले हैं वह है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है, उनको एक पर्टिकुलर तरीके से, एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। कैसे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए अपन लिख देते हैं ऑर्डर। ओ मीन्स ऑर्डर। किस मैट्रिक्स का बनाना चाहते हैं उस मैट्रिक्स का नाम यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि अपन ने नेमिंग किया था कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर बताना चाहते हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे इसको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, गुणा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और कितने स्तंभ है। मान लेते हैं कि एक अवयव है अपने पास में, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर m पंक्तियां हैं, तो अपन ने बोला कि पंक्तियों की संख्या कितनी, m। स्तंभ मान लेते हैं कि n है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो जो मैट्रिक्स अपन ने ए एज्यूम किया है उसका ऑर्डर अपन लिखेंगे m क्रॉस n। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर m पंक्तियां और n स्तंभ है तो ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n।
इसको अपन को इसी तरीके से लिखना है, इसका वैल्यू सॉल्व करके नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास में मान लो एक मैट्रिक्स अपन ने कंसिडर किया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने कुछ एलिमेंट लिखे ए बी सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नीटा और फाई, ये कुछ सिंबल मैंने इसके अंदर लिख दिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिखा है। इस मैट्रिक्स के अंदर अपन देख रहे हैं कि पंक्तियां कितनी है, 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उससे पंक्तियां पता चल गई, वर्टिकल लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखाएं 1 2 3। तो इसके अंदर अपन को समझ में आ गया 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर को लिखने के लिए अपन किस तरीके से लिखते हैं, मैट्रिक्स ये लिख दिया, इसके यहाँ कॉर्नर के अंदर इसका ऑर्डर लिख देंगे। तो इसका ऑर्डर लिख देंगे, कितना आया, 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर लिख देंगे 3 क्रॉस 3। अपन को यहाँ पे ये नहीं कि 3 गुणा 3 का जो वैल्यू आता है 9, वो यहाँ लिख दे। अपन को क्या लिखना है, 3 गुणा 3। ये क्या दिखाएगा, जब अगर अपन यहाँ पे कॉर्नर में ये लिख देंगे तो अपन को पता चल जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। अगर अपन को कोई ये बोलेगा कि अगर अपने को एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो अपन वहां से ये समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो 3 क्रॉस 3 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, मीन्स 3 गुणा 3 करने पे जो रिजल्ट आएगा वो किसको बता रहा होगा, उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस अवयव के अंदर कितने अवयव उपस्थित हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट उपस्थित है, तो 3 गुणा 3 का जो वैल्यू आएगा वो बताएगा इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव उपस्थित है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक दूसरा मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, 1 2 3 4 10 11 12 13 21 22 23 20। मान लो कि ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। बात करते हैं इसमें कितनी पंक्तियां, कितने स्तंभ और कुल कितने अवयव हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी, मींस कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो इसमें कितने स्तंभ है, 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो 3 पंक्तियां, 3 गुणा स्तंभों की संख्या 4 है, इसलिए 4। तो ये जो ऑर्डर है इसका वो हो जाएगा 3 गुणा 4। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। तो अपन को क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या लिख देते हैं। या इसका उल्टा कि अगर अपने को किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया हो, जैसे कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन को दे दिया गया 6 × 7, इससे क्या समझेंगे, इससे समझेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर 6 पंक्तियां और 7 स्तंभ है। और अगर कुल अवयवों की संख्या बतानी हो तो 6 गुणा 7 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 42। वो उतने एलिमेंट उस मैट्रिक्स में उपस्थित होंगे, अवेलेबल रहेंगे। आई होप आप ऑर्डर समझ चुके होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर अगर को आर्टिकल जो देखना है वो है किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का, दर्शाने का, या किसी भी मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों को दर्शाने का तरीका क्या होता है, और आगे बढ़ते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए किस तरीके से अपन दर्शा सकते हैं वो समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास में, अज्यूम कर लिया मैट्रिक्स ए। अगर मेरे को इसके अंदर एलिमेंट को दर्शाना है तो किस तरीके से लिखूंगा, मैं बना लेता हूँ डिब्बा। डिब्बे के अंदर लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ इसका सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सिंबल्स यूज किए हैं AIJ। ये AIJ क्या है उसको भी अपन समझते हैं। AIJ बता रहा है कि जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा अवयव है, वो IV पंक्ति का जो पहला जो नोटेशन यूज हुआ है I, वो बता रहा है पंक्ति की संख्या की कि कौन सी पंक्ति का अवयव है। J जो बता रहा है वो बता रहा है कि कौन से स्तंभ का अवयव है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ऐसे लिखा, किसी एलिमेंट की बात की तो मैंने मान लो ऐसे लिख दिया। ये बता रहा है कि जो मेरा एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो दूसरा पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव की बात हो रही है, ये बता रहा है। अब आई और जे हैं, उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, क्या कोई कंडीशन होगी? बिल्कुल आई और जे पे कंडीशन होगी। मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स अपन बात कर रहे हैं उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मीन्स m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। तो आई के ऊपर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? आई जो होगा वो 1 से शुरू होगा, मीन्स पहली पंक्ति, आई मतलब अपने आप से पंक्तियों की संख्या बताएगा। और अगर अपन बात करें तो पहली पंक्ति से स्टार्टिंग होगा और कहाँ तक जाएगा? अपने पास में जितनी अपने पास में पंक्तियां उसको। तो अपने पास में मान लेते हैं कि कितनी पंक्तियां यहाँ पे पता चल गया अपन को m। तो यहाँ पे अपने पास में i का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके m तक जाएगा। इसी तरीके से j बता रहा है अपने पास में स्तंभ के बारे में, तो कितने स्तंभ अपने पास में यहाँ पे n। तो j का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे कि i का वैल्यू 1 से लेके m तक कैसे जा रहा है और j का वैल्यू 1 से लेके n तक कैसे जा रहा है। क्योंकि पंक्तियों की संख्या जो i जो डिनोट कर रहा है वो पंक्ति के को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है, और जो j है वो डिनोट कर रहा है स्तंभों के बारे में। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? n, तो 1 से लेके n तक जाएगा। ओके, अपन और एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ए आई जे से और क्या पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, उसमें एलिमेंट लिखता हूँ। मैं जो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 2x3 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की लिख रहा हूँ? 2x3 ऑर्डर की। 2x3 का मतलब यहाँ से क्या समझ गए अपन कि 2 पंक्तियां होंगी और कितने स्तंभ होंगे? 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 6 एलिमेंट आने वाले। तो अपन लिखते हैं 2 पंक्तियां। मान लेते हैं कि उसको दिखाने के लिए मैथमेटिकली मैं अपन सिंबल्स के फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा A11 मीन्स ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है। यहाँ पे अपन ने लिखा A12, ये A12 बता रहा है कि ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो अपन को कितनी पंक्तियां बनानी है? 2 स्तंभ बनाने, 3। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा। अब तीसरा स्तंभ लिखने के लिए मैं लिखूंगा A13 मीन्स ये बता रहा है कि ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। अब अपन बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे A21, ये बता रहा है कि ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। A22, ये बता रहा है ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। A23, ये बता रहा है ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, जिसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, या फिर कह सकते हैं दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। ए आई जे का मतलब क्या है? ए आई जे का मतलब है कि ये जो अवयव है वो क्या है? आयवी पंक्ति का जेवा अवयव है, या फिर कह सकते हैं आयवी पंक्ति व जेवे स्तंभ वाला अवयव है। आई और जे पे कंडीशन थी, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस के बेसिस पे कुछ सिंबल्स स्पेशल्स होंगे, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें कि आई और जे में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, या तो अपने पास में आई का वैल्यू जे से बड़ा हो सकता है, या आई का वैल्यू जे से छोटा हो सकता है, या आई का वैल्यू जे के इक्वल हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। अगर अपन बात करें आई और जे का वैल्यू इक्वल है, आई और जे का वैल्यू इक्वल है, तो क्या पता चलेगा? जो एलिमेंट्स की बात हो रही होंगी वो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? वो कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिसके अंदर A11, A22, आगे A33 भी बन सकता है, A44 भी बन सकता है। मीन्स इस टाइप के एलिमेंट जो होंगे, उन एलिमेंट्स को, उन अवयवों को अपन बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। मीन्स इन एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण के अवयव। तो मीन्स अपन को अगर दिखाना है तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो इस तरीके से अपन दर्शाएंगे ए आई जे। ठीक है, ए आई जे, जहाँ पे क्या होगा? आई इक्वल टू जे। ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को दर्शाने के लिए यूज करेंगे। जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण, उसके अवयवों को दर्शाने के लिए अपन यूज करेंगे। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे उनको किस तरीके से लिखेंगे? ए आई जे, जहाँ पे आई और जे का वैल्यू क्या है? सेम है।
मीन्स अपने पास में जो अवयव आएंगे कुछ इस टाइप के A11, A22, A33, A44, जो इस टाइप के एलिमेंट होंगे उनको अपन बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। दो टाइप के अपने पास में दो टाइप के अपने पास में डायगोनल विकर्ण होते हैं। एक तो इस टाइप से बनेगा, एक इस टाइप से बनेगा। जो इस टाइप से बनेगा जिसके अंदर ए आई जे के अंदर कंडीशन होगी कि आई जे के इक्वल होगा, उसको अपन बोलेंगे मुख्य विकर्ण। ओके, अगर अपन बात करें आगे, इस मुख्य विकर्ण के अवयवों को अगर अपन ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या मिलेगा अपने को? अपन को मिलेगा A11, A22, A33 एंड सो ऑन AI। ओके, इस टाइप के एलिमेंट्स को अपन ने ऐड कर दिया। इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसको अपन बोलते हैं ट्रेस ऑफ ई। मीन्स ट्रेस बेसिकली क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग जो होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रेस। TR ये जो सिंबल है वो ट्रेस के लिए यूज होता है। किसका ट्रेस कैलकुलेट करना है? मान लो मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, तो ट्रेस क्या होता है? बेसिकली ट्रेस होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट को अगर अपन को दर्शाना है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये जो सिंबल है उसके बेसिस पे मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने अपन को बता दिया कि भाई ए आई जे जो है अपना वो किसके इक्वल है? मान लो बोल दिया I² प्लस J² के इक्वल है, और अपन को बोल दिया कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना हो? मान लेते हैं 2x2। अपन को एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर कितना है? 2x2। तो उसमें कितने पंक्तियां होंगी? 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ होंगे। टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो अपन एक मैट्रिक्स लिख देते हैं, मान लेते हैं वो ए मैट्रिक्स, और अपन ने क्या किया? एक 2x2 का मैट्रिक्स लिख दिया। अगर मेरे को पहली पंक्ति का पहला अवयव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? I के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा और J के प्लेस पे भी 1 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 1² प्लस 1² कितना बन जाएगा? 2। अगर मेरे को पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब ये वाला अवयव बनाना है, ये पहली पंक्ति, इसका दूसरा अवयव मेरे को दूसरा अवयव बनाना है, A12 बनाना है, तो क्या करूंगा? I के प्लेस पे 1 पुट करूंगा, J के प्लेस पे 2 पुट करूंगा। तो यहाँ पे 1² कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1। 2² कितना हो जाएगा? 4। 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5। अब मैं बात करता हूँ दूसरी पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति बन चुकी है और पहली पंक्ति के साथ में 2 स्तंभ भी बन चुके हैं। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। अब बात करते हैं A21 के बारे में। अगर I के प्लेस पे 2 पुट कर दे, J के प्लेस पे 1 पुट कर दे, तो ये किसको दर्शाएगा? दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या बनेगा? 2² प्लस 1²। 2² प्लस 1² कितना हो जाएगा? अगेन 5। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बारे में। दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। 2² कितना हो जाएगा? 4। 2² 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से अपन को दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव भी मिल गया। तो इस तरीके से अगर अपन को कोई सिंबॉलिकली चिन्ह के रूप के अंदर अवयव लिख के दे और अपन को कहे कि मैट्रिक्स का निर्माण करना है, तो कुछ इस तरीके से अपन I और J की वैल्यूज पुट करके एलिमेंट्स को लिखते हुए मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए I और J का वैल्यू सेम होता है, जैसे कि A11, A22, A33, A44, इस टाइप के एलिमेंट। और अगर इन सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? इन एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं अपने पास में, इन सब का योग। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स क्या होता है डेफिनेशन देख लिया, किसी एलिमेंट को कैसे लिखना है वो देख लिया, ऑर्डर क्या होता है वो समझ लिया, मैट्रिक्स के लिए नोटेशन सिंबल्स वगैरह समझ लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। उस बेसिस पे अपन मैट्रिक्स को बहुत अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स की बात कर सकते हैं। तो
तो अब अपन देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स जो अवयव होते हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं उनके ऑर्डर के बेसिस पे। तो अपन देखते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं और उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार या मैट्रिक्स अवयवों के कौन कौन से प्रकार है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार। ओके, मान लेते हैं कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स की तरह है जिसका ऑर्डर अपन अज्यूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो है अपने पास में उसका ऑर्डर अपन अज्यूम कर लेते हैं। कोई मैट्रिक्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से अज्यूम कर लिया कितना है, m क्रॉस n। अब इसी के बेसिस पे अपन डिफरेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ वो है रो मैट्रिक्स, मीन्स पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मीन्स पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। क्या होता है पंक्ति अवयव, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पंक्ति हो। तो इसके अंदर लिखेंगे मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव। तो अपन को पता चल गया पंक्ति अवयव में सिर्फ एक पंक्ति होने वाली है, सिर्फ एक पंक्ति होने वाली है। तो अगर ऑर्डर की बात करें, रो मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर की बात करें तो अवयव पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्ति तो हो गई अपने पास में 1, स्तंभ कितने हो सकते हैं, n। तो इसका मतलब पंक्ति जो अवयव होगा अपने पास में उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 क्रॉस n। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो रो मैट्रिक्स होगा वो दिखने में कैसा होगा। दिखने की बात कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है और ये एक प्रकार का पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव तो अपन ने क्या किया, ये कुछ दिखने में इस टाइप से होगा। इसके अंदर सिर्फ एक पंक्ति होगी, एक पंक्ति होगी, ये पंक्ति अपन ने बना दी। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, मान लेते हैं कि स्तंभ n है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से बहुत सारे n स्तंभ हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, इसके अंदर अपन ने एलिमेंट लिखे a b c। इसके अंदर अगर अपन देखें तो सिर्फ एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो सिर्फ एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो ये एक प्रकार का पंक्ति अवयव जिसके अंदर एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। आई होप पंक्ति अवयव आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपने पास में नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा स्तंभ अवयव। तो जैसा कि अपन ने पंक्ति अवयव को समझ लिया है तो आप समझ चुके होंगे स्तंभ अवयव में क्या होने वाला है। स्तंभ अवयव में क्या होगा, सिर्फ एक स्तंभ होगा। तो अपन देखते हैं स्तंभ अवयव को। तो कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन। सेकंड टाइप देखने, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्या हो, कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम, क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी, एक। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास में, m क्रॉस 1। तो स्तंभों की संख्या अगर एक है तो ऑर्डर बन जाएगा m क्रॉस। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये दिखने में कैसा होगा वो भी बात कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें कॉलम मैट्रिक्स दिखने में कैसा, तो कॉलम मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा अपन ने कि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। ये मैंने एक स्तंभ बना दिया, पंक्तियां 1 2 3 4। मान लो कि ये एक टाइप से अपन ने मैट्रिक्स लिखा जिसमें एक स्तंभ और 4 पंक्तियां, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 4 क्रॉस 1। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। आई होप आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक पंक्ति होती है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ऑर्डर जो होगा रो मैट्रिक्स का वो हो जाएगा 1 क्रॉस n।
और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है, इसलिए उसका ऑर्डर हो जाएगा m×1। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ और टाइप्स अपन देख। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टाइप की, थर्ड टाइप की बात करते हैं, तो थर्ड टाइप अपन ले रहे हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स बात करते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब होता है उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी, दिखने में कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, और वो दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। मीन्स जब उसमें एलिमेंट्स वगैरह लिखेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप फॉर्म कर रहा होगा। इस तरीके की शेप फॉर्म कर रहा होगा तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि इधर की तरफ जाने पे ये बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ जाने बढ़ रहा है। तो इधर किस तरीके से अपन लिखते हैं? पंक्तियां लिखते हैं, पंक्तियां लिखते हैं, पंक्तियां लिखते हैं। तो ये पंक्तियां जब लिख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसमें पंक्तियां ज़्यादा रहने वाली है और स्तंभ जो है वो कम रहने वाला है। इसका मतलब अपन लिखेंगे इसमें m का जो वैल्यू होता है, m मतलब पंक्तियों की संख्या, वो ज़्यादा होती है किससे? स्तंभों की संख्या से। अगर किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी के अंदर अपन अगर देखें तो अपन ने कितनी पंक्तियां लिखी है? 5 पंक्तियां लिखी। स्तंभ कितने लिखे हैं? 3। तो 5×3 ये एक प्रकार का कैसा अवयव है? ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है? पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है स्तंभों की संख्या से। अगर अपन इसके अपोजिट की बात करें, इसके अपोजिट मतलब इसके जस्ट उल्टे की बात करें, जिसके अंदर मान लो कि स्तंभों की संख्या ज्यादा हो जाए, स्तंभों की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो इसका शेप है वो कुछ इस तरीके से फैल जाएगा, इस तरीके से फैल जाएगा, मतलब ये ऊर्ध्वाधर ना होके अब क्या हो जाएगा? क्षैतिज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पंक्तियों की संख्या से ज्यादा स्तंभ हो जाएं, तो स्तंभों की संख्या हो जाए तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? क्षैतिज अवयव। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव अपन ने समझ लिया है क्या होता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव में क्या होगा? स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी। क्षैतिज अवयव को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज अवयव में क्या होता है? स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है पंक्तियों की संख्या की तुलना में। कैसा होता है दिखने के अंदर? क्षैतिज मतलब इस तरीके से फैल जाएगा, तो इस तरीके से फैलेगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि ये कुछ इस टाइप से है, इसमें 3 पंक्तियां मान ली, 1 2 3 4 5 6, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, बट किससे ज्यादा होंगे? पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होगा। अगर 3 पंक्तियां हैं यहाँ पे, स्तंभ अगर 3 से 1 भी ज्यादा, मतलब 4 भी बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज अवयव। तो जैसा कि अगर अपन इसमें बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें 3 पंक्तियां और 6 स्तंभ है, तो अपने पास में 3×6 का ये कैसा अवयव हो जाएगा? क्षैतिज अवयव हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे 4 टाइप देख लिए। 4 टाइप के अंदर कौन कौन से टाइप देख लिए? सबसे पहला देखा अपन ने पंक्ति अवयव, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है। सेकंड अपन ने टाइप देखा स्तंभ अवयव, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है। थर्ड अपन ने देखा थर्ड अपन ने जो देखा वो देखा था ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव में पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है। फोर्थ जो अपन ने देखा वो था क्षैतिज अवयव, जिसके अंदर स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है। अब अपन ने देख लिया 3 टाइप जो लास्ट देखे, उसमें किसी में पंक्तियां ज्यादा थी, किसी में स्तंभ ज्यादा थे। अब अपन बात करते हैं ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर हो। तो अगर किसी अवयव के अंदर पंक्तियां और स्तंभ दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे अवयव को अपन बोलते हैं वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपन अगला जो टाइप देख रहे हैं, फिफ्थ जो टाइप देख रहे हैं वो है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, स्क्वायर
स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एम और एन का वैल्यू सेम हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4 या 1x1, तो ये जो मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर एम और एन सेम है वो क्या कहलाते हैं, वर्ग अवयव कहलाते हैं। अब अपन समझते हैं कि वर्ग अवयव के बाद में कुछ टाइप्स और है जो वर्ग अवयव के पार्ट हैं, तो अपन उनको एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं। तो अपन एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को इन डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से क्लासिफाइड है ये। तो अपन चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ने बनाया वर्गावयव। वर्गावयव अपन समझ चुके हैं कि वर्गावयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ऑर्डर क्या है, m×n, इसमें यह है ऑर्डर। ऑर्डर अपने पास में क्या है ये, इसमें क्या होगा, m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, m और n बराबर होंगे। तो ये वर्गावयव के बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में। तो अगर अपन बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होंगे, कौन कौन से टाइप होंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर अपन वर्गावयव के मुख्यतः दो टाइप होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव। क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार अवयव। दूसरा जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स को, डायगोनल को बोलते हैं विकर्णाकार अवयव। इसका हिंदी में नाम है विकर्णाकार अवयव। मीन्स अपने को पता चल गया स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, वर्ग जो अवयव होता है, उसके मेनली दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स त्रिभुजाकार अवयव। सेकंड जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स विकर्णाकार अवयव। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर उसका शेप दिखने में कैसा होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर के दो पार्ट होते हैं मेनली। ट्रायंगुलर के कौन कौन से दो पार्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो है उसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार। सेकंड जो है उसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार मीन्स अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड जो है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मतलब निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार। और अपर ट्रायंगुलर मीन्स ऊपरी त्रिभुजाकार। ओके, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार जो होती है उन वो दिखने में कैसी होती है, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर अपन बात करें ये स्क्वायर के पार्ट है मीन्स रो और कॉलम इक्वल होने वाले हैं। तो अपन ने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। मान लिया ये कितने ऑर्डर का है, 3x3 का। तो अपन को क्या करना है, ऊपरी जो त्रिभुजाकार होगा उसकी क्या विशेषता होगी कि इसका जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण मतलब वो अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं, वो अवयव जिसके लिए आई और जे इक्वल होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे जिसमें आई और जे का वैल्यू सेम रहेगा। इस मुख्य विकर्ण ऊपरी त्रिभुजाकार में क्या होगा, मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। मुख्य विकर्ण से जितने भी नीचे अवयव आएंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, जीरो। एग्जाम्पल के लिए अपन समझ लेते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट आ गया इसको अपन नोटेशन देते हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव मीन्स a11 है, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है a12, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है a13,
ये विकर्ण का दूसरा अवयव लिख दिया मैंने इस तरीके से। बाकी के एलिमेंट में मैं लिख देता हूँ, ये मैंने विकर्ण से ऊपर के अवयव लिखते हैं। जो नीचे के एलिमेंट रहेंगे सारे के सारे वो क्या रहेंगे, जीरो। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, जिसके लिए आई और जे का वैल्यू सेम होता है। तो इससे जो नीचे के अवयव हैं इनको छोड़ने के बाद में ये जो अवयव हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इन अवयवों को दिखाने के लिए सिंबॉलिकली चिन्ह के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, इनको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए आई जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए आई जे क्या होगा, जीरो। किनके लिए जीरो होगा, जब आई का वैल्यू बड़ा होगा जे से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, ये जो एलिमेंट है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, इसको लिख सकते हैं A21। इसके लिए आई का वैल्यू देख लो, जैसे बड़ा है, इसका मतलब ए आई जे का वैल्यू क्या होगा, जीरो। कब, जब आई का वैल्यू बड़ा हो जैसे। इसका मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव को लिखने के लिए अपन कहेंगे कि ए आई जे का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, जीरो। अब अपन बात करते हैं निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा। ऊपरी त्रिभुजाकार में था कि मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव जीरो, जबकि निम्न त्रिभुजाकार में होगा मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव जीरो होना। तो अगर अपन इसको देखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपन ने मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर मुख्य विकर्ण से ऊपर के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, जीरो बनेंगे। ये 1 1, ये A22, ये पहले मैंने मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बना दिए। ये मुख्य विकर्ण से नीचे के एलिमेंट, ये मुख्य विकर्ण से नीचे के एलिमेंट और मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण से ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे जीरो। किस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, निम्न त्रिभुजाकार। निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा, मुख्य विकर्ण से ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे और ऊपरी त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण से नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। इनको लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे कि ए आई जे का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। कब, जब आई लेस देन जे होगा। इसके अंदर जे का वैल्यू बड़ा होने वाला है। तो अपन को समझ में आ गया कि जो वर्ग अवयव उसके दो पार्ट होते हैं, ट्राइंगुलर, डायगोनल। ट्राइंगुलर के दो पार्ट होते हैं, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर के अंदर क्या होता है, मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो। और लोअर ट्राइंगुलर के अंदर क्या होता है, मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव जीरो होते हैं, जिनको सिंबॉलिकली चिन्ह के रूप में इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर की। अब अपन बात करते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको किस तरीके से समझना है। तो इसके अंदर फिर से कुछ पार्ट्स हैं जिनको अपन को समझना है। सबसे पहले अपन इसके अंदर समझ लेते हैं डायगोनल का। डायगोनल खुद कैसा होता है, उसकी शेप कैसे होती है, सबसे पहले वो भी समझ लेते हैं। डायगोनल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। डायगोनल भी एक स्क्वायर का पार्ट है। तो डायगोनल के अंदर क्या होता है कि जो इसका मेन डायगोनल होता है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो डायगोनल में मान लेते हैं कि इस एलिमेंट को मैंने D1 बोल दिया, इस एलिमेंट को D2 बोल दिया और ये इसको D3 बोल दिया। बाकी के जो एलिमेंट रह गए वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, जीरो। इसके अंदर अपन लिख देते हैं कि डायगोनल के लिए जो कंडीशन होती है ए आई जे, मतलब इसके एलिमेंट को अगर अपन को दर्शाना हो तो किस तरीके से दर्शाएंगे कि इसके लिए जो होता है ए आई जे का वैल्यू वो होता है जीरो। कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे। क्या हो, आई नॉट इक्वल टू जे हो, मीन्स आई इक्वल टू जे किसके लिए होता है, इनके लिए। इनके अलावा जो होंगे एलिमेंट उनके लिए आई और जे का वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए जे का वैल्यू बड़ा होगा, नीचे वाले एलिमेंट के लिए आई का वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल होंगे। तो समझ में आ चुका होगा कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे उनके अतिरिक्त सभी के सभी अवयव क्या रहने वाले हैं, जीरो। तो अब बात करते हैं मुख्य विकर्ण के अवयवों के बारे में क्या कंडीशन। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके अंदर मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स के बारे में कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों में से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट ही जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट ये जीरो हो जाएंगे, पहले से बाकी के एलिमेंट जीरो हैं, तो ये किस टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव ही जीरो होता है।
मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों में से कम एक एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होने का मतलब अशून्य होगा। बाकी के सारे एलिमेंट मुख्य डायगोनल जो मुख्य विकर्ण उसके अलावा तो सारे जीरो होने ही हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, इसके सब पार्ट्स कौन कौन सा। तो अगर अपन बात करें तो इसके सब पार्ट्स हैं अदिश अवयव, अदिश अवयव जिसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में अगर अपन इसके मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उन सभी को समान लिखते हैं, सेम लिखते हैं, तो अपने पास में जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास में, स्केलर मैट्रिक्स। इसको किस तरीके सिंबॉलिकली लिखते हैं, सिंबॉलिकली लिखेंगे ए आई जे बराबर ए होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कब, जब ए आई जे सॉरी जब आई इक्वल टू जे हो जाए, मतलब आई और जे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए ये होगा। अब इसको मैट्रिक्स को लिख देते हैं कि किस तरीके का दिखने में होगा मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण के अवयव अपन दिखा देते हैं ए ए ए। ये किसका पार्ट है, डायगोनल का, इसलिए मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होने वाले, जीरो। तो अदिश अवयव अपन ने बना लिया, इसके अंदर मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या पुट कर दिए, जीरो। और मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए, ए सेम। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे अपने पास में 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, बट जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जीरो अवयव शून्य अवयव बन जाएगा। शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव ही शून्य हो जाए। जबकि डायगोनल में क्या होता है, जो मेन डायगोनल होता है जिसको अपन मुख्य विकर्ण बोलते हैं या बॉडी डायगोनल बोलते हैं, उससे ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। और मुख्य विकर्ण के अवयवों के बारे में क्या कंडीशन है, उसमें से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। अदिश अवयव की बात हो चुकी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है अपने पास में इकाई अवयव। इकाई अवयव, इकाई अवयव क्या होता है, इकाई अवयव ऐसा अवयव है जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, वन हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे ए आई जे बराबर वन, कब, जब आई बराबर जे हो जाएगा। तो इकाई अवयव में क्या होगा, मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या हो जाने, सेम हो जाने हैं, और सेम क्या होंगे, वन। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने में आएगा। जैसे कि अगर अपन एक 2x2 का अवयव देखें तो 2x2 का अवयव किस तरीके से दिखेगा, 1 0 0 1। ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं जो कि 1 1 हो गए, और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव वो सारे के सारे क्या है, 0। अगर अपन 3x3 के इकाई अवयव की बात करें तो वो किस तरीके से दिखने के अंदर रहेगा, ये अपन एक 3x3 का अवयव भी देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये अपन ने 3x3 का भी अवयव देख लिया। अब इनके लिए सिंबल्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं, जो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है इकाई अवयव, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं I2। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई अवयव को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, तो इसलिए इसके लिए लिखेंगे I3। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का इकाई अवयव हो तो इसके लिए लिखेंगे I4। अगर 5 ऑर्डर का हो तो I5। तो अगर कहीं पे I3 I2 I4 इस तरीके के सिंबल यूज हो तो समझ जाना है कि ये इकाई अवयव की बात कर रहा है, और जो नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है वो उसके ऑर्डर को बता रहा है। I2 बता रहा है कि सेकंड ऑर्डर का है, I3 बता रहा है कि 3 ऑर्डर का है, मीन्स जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। तो आई होप ये वर्ग अवयव के जितने भी पार्ट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे के कुछ टाइप्स और की तरफ। अब अपन बात करते हैं शून्य अवयव के बारे में। शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अपन अगला जो टाइप देख रहे हैं वो है शून्य अवयव। शून्य अवयव, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट
जीरो होंगे। नल मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई कमा जे। आई और जे की कोई भी वैल्यू लो, सारे के सारी वैल्यूज, सारी के सारी एंट्रीज क्या होने वाले, जीरो। अब ऑर्डर के बारे में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वर्ग अवयव ही होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है, रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है। जैसे कि अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपन ने ये एक मैट्रिक्स बनाया जिसको ए बोल दिया, ये मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स है। अपन एक सेकंड मैट्रिक्स बनाया, जीरो 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 जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। थर्ड अपन ने बात किया, जीरो 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 जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। मीन्स नल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ क्या कंडीशन है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। मीन्स ऑर्डर कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, बस सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो नल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और कुछ टाइप्स और डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं तुल्य आव्यूह क्या होता है। तुल्य आव्यूह मीन्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तुलना करनी है तो उसके लिए चाहिए होंगे दो मैट्रिक्स अपने पास में गिवन है। वो तुल्य अवयव कब कहलाएंगे, अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाए। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो अपन क्या कहेंगे, वो दोनों किस टाइप के मैट्रिक्स है, तुल्य अवयव। ये जरूरी नहीं है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग अवयव मतलब संगत अवयव समान हो, ये जरूरी नहीं है, बस उनका ऑर्डर सेम हो जाना चाहिए। तुल्य अवयव के लिए कंडीशन पता चलेगी क्या होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम हो जाने चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं कि 2x3 है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर उसका भी ऑर्डर 2x3 हो जाए, भले ही दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव, इसका ए आई जे एलिमेंट और इसका आई जे एलिमेंट, ये जरूरी नहीं है सेम हो। अगर अपने पास में सिर्फ ऑर्डर सेम हो गया तो उनको अपन बोलेंगे तुल्य अवयव। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टाइप, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स मतलब समान अवयव, दो अवयव समान कब होंगे, दो अवयव समान कब होंगे, जैसे कि ए अवयव और बी अवयव है, ये तभी समान होंगे जब इनके ऑर्डर भी सेम हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी समान हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 2x3 का है, सेकंड जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2x3 का है। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे बोल देते हैं और इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बोल देते हैं, ए आई जे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए, तो अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स किस टाइप का है, समान है, मीन्स समान अवयव। अगर सिर्फ ऑर्डर सेम हुआ तो तुल्य अवयव। अगर मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ, ऑर्डर सेम हुआ तो तुल्य अवयव। अगर ऑर्डर और एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेम हो गए तो क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, टाइप सभी के सभी क्लियर हो चुके होंगे। अब अपन क्या करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि अपन को आइडिया लग जाए कि जो अपन ने आज का थ्योरी पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो लास्ट जो अगला लेक्चर आने वाला अपना, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इसके स्टार्टिंग क्वेश्चन है उनको अपन ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट से। तो अपन जो डिस्कशन करेंगे अभी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बताना है उसके अंदर। सबसे पहले जो 3.1 एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है कि यदि
ए बराबर ए आई जे 2x3 मीन्स इसका जो ऑर्डर है, इसका जो कोटि है वो कितना है 2x3। तो आपको क्या बताना है, एक में अवयवों की संख्या बतानी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर अवयव कितने होंगे। अपन ने पढ़ा था कि ऑर्डर के टाइम पे कि ये जो 2x3 है, यहाँ पे ये 2 बता रहा है पंक्तियों की संख्या को, 4 बता रहा है स्तंभों की संख्या। मतलब जो अपन मैट्रिक्स जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, और इन 2x4 को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो बताता है इस मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं। तो 2x4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलता है 8। इसका मतलब जो अवयव है उसके अंदर अपने पास में कितने एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला हुआ है कि 4x4 का इकाई अवयव लिखना है। अभी अपन ने पढ़ा कि इकाई अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। और ये जो इकाई अवयव था वो पार्ट था डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य। तो अपन क्या कहते हैं, एक 4x4 का मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट को 0 बना देंगे और मुख्य एलिमेंट को क्या कर देंगे, 1 1 1 लिख देंगे। तो अपन ने लिखा 1 0 0 0। ये पहली पंक्ति बनाई जिसके अंदर पहला एलिमेंट अपन ने 1 1 एलिमेंट जो डायगोनल का एलिमेंट होगा वो 1 लिख दिया। सेकंड लिखते हैं 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे अपन ने 4x4 का ये एक मैट्रिक्स बना लिया जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अभी ये 1 1 एलिमेंट है, ये 2 2 एलिमेंट है, ये 3 3 एलिमेंट है, ये 4 4 एलिमेंट है जो कि 1 है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है मुख्य विकर्ण के अलावा वो क्या है, सारे के सारे 0। तो ये एक 4 ऑर्डर का इकाई अवयव बन गया। इसके लिए नोटेशन यूज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, I4। ये I4 4 ऑर्डर का इकाई अवयव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या गिवन है, यदि k + 4 - 1 3 k - 6 ये एक अवयव दिया हुआ है, ये बराबर लिखा हुआ है किसी अन्य अवयव के। अन्य अवयव क्या है, a - 1 3 - 4। अपन को पूछा गया है कि बताइए a का वैल्यू कितना। ठीक, अपन से किसका वैल्यू पूछा गया है, a का वैल्यू पूछा गया है। तो अपन को पता है कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल में लिखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के समान मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, दोनों बराबर में लिखे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम होता है और साथ में संगत अवयव भी सेम होते हैं। ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है, इसका भी 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है। अब अपन क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं। संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब एक किसके इक्वल आ रहा है, k + 4 के इक्वल आ रहा है। मीन्स a का वैल्यू डिपेंड करेगा कि k का वैल्यू कितना है। अब k का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ये इसके लिए इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से सेकंड रिजल्ट मिल गया, k - 6 का वैल्यू कितना है, -4। यहाँ से k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 - 4 मीन्स 2। तो अपन को k का जो वैल्यू है वो मिल गया कितना, 2। k का वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दें तो मिल जाएगा a बराबर 2 + 4 मीन्स 6। तो अपन को मिल गया a का वैल्यू कितना आएगा, 6। आई होप ये सब चीजें, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। मतलब अपन को बताना है कि 6 एलिमेंट को लेते हुए कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं। टोटल अपने पास में कितने एलिमेंट दिए हुए, 6। इन 6 एलिमेंट को व्यवस्थित करने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभों में लिखेंगे। ये 6 एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट कब मिलते हैं अपन को, जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, अवयवों की संख्या की। तो अपन लिखते हैं कि एक अपन लिख देते हैं जिसमें एक पंक्ति और 6 स्तंभों, ये एक प्रकार का अपन ने लिख दिया पंक्ति अवयव। इसका प्रोडक्ट करने पे 6 मिल रहा है, तो 6 एलिमेंट को लेते हुए ये एक ऑर्डर पॉसिबल है। अब हम पंक्तियों की संख्या बढ़ा देते, पंक्तियों की संख्या कर देते 2। पंक्तियों की संख्या 2 हो गई, तो अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। मतलब 2 पंक्तियां रख रहे तो 3 स्तंभ रखने पड़ेंगे। अब अगर अपन आगे बढ़ें, 3 पंक्तियां ले लें तो स्तंभ कितने लेने पड़ेंगे फिर, 2।
अगर अपन 4 लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को कोई भी वैलिड स्तंभों की संख्या नहीं मिलेगी जो कि 6 वैल्यू बना रहा होगा। बढ़ते 5 पे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब अपन आगे बढ़ गए 6 पे, तो 6x1। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब एक तो अपने पास में 1x6 का मैट्रिक्स हो सकता है, एक 2x3 का हो सकता है, एक 3x2 का हो सकता है और एक 6x1 का हो सकता है। ये अपन ने किस बेसिस पे लेके, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बेसिस पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, अपने पास में 6 आना चाहिए। बीच के अंदर अपन ने 4 क्रॉस मिस किया, क्योंकि 4 अगर अपन लेते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 6 बनाने के लिए लेना पड़ेगा 1.6, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास में अपन को पता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो आएंगी वो अपने पास में नेचुरल नंबर्स आने वाले हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या आने वाली, ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास में इसका आंसर आया 4 ऑर्डर पॉसिबल है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले चैप्टर के अगला जो थ्योरी पार्ट होगा वो भी कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।